भारत के राष्ट्रपति, ये शब्द सुनते ही एक पावरफुल इमेज दिमाग में आती है ना? देश का सबसे ऊंचा पद, राष्ट्र का चेहरा। पर एक सवाल हमेशा उठता है, क्या ये पद सिर्फ एक सिंबल है या इसके पीछे असली ताकत भी है? जो हमें दिखता है, क्या सच में वही है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा संविधान तो प्रेसिडेंट को बहुत सारे बड़े बड़े टाइटल्स देता है। राष्ट्र के प्रमुख, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर, देश के पहले नागरिक, सरकार का हर काम, हर फैसला उन्हीं के नाम पर होता है। सुनने में तो ये लगता है कि सारी पावर उन्हीं के हाथ में है। मतलब ऑन पेपर ये तो एब्सोल्यूट पावर वाली बात लगती है ना? लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। इन भारी भरकम टाइटल्स के पीछे असल में पावर है कितनी? और यही इस पद का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार पैराडॉक्स है। आज इसी को डीकोड करते हैं। इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, हिस्ट्री में। यह समझना जरूरी है कि आखिर इस पद को बनाया ही क्यों गया। हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में चल क्या रहा था जब उन्होंने ये रोल डिजाइन किया। बात है 1947 की। भारत आजाद तो हो गया, लेकिन एक डोमिनियन के तौर पर। मतलब देश के प्रमुख अभी भी गवर्नर जनरल ही थे। तब हमारे लीडर्स ने सोचा कि एक आजाद रिपब्लिक का हेड कोई अपॉइंटेड आदमी नहीं, बल्कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होना चाहिए। बस इसी सोच के साथ 1950 में गवर्नर जनरल का पद हटा और भारत को मिले अपने पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अच्छा, तो प्रेसिडेंट की पावर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि वो चुने कैसे जाते हैं और कौन है जो इस पद के लिए खड़ा हो सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। मतलब आम जनता सीधे वोट नहीं करती, उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अब ये क्या है? इसमें पार्लियामेंट के दोनों सदनों के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी एमपीज और एमएलएज होते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच एक पावर बैलेंस बना रहे। और इस सबसे बड़े पद के लिए क्वालिफिकेशन वो काफी सीधी साधी हैं। बस भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और सरकार के तहत कोई प्रॉफिट वाला पद ना हो। बस इतना ही। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, प्रेसिडेंट की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो उन्हें संविधान से मिली हैं। यही वो चीजें हैं जो असल में उनकी भूमिका को डिफाइन करती हैं। संविधान का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को कुछ जुडिशियल पावर्स देता है। इसमें सबसे बड़ी पावर है किसी की सजा माफ करने की। वो किसी दोषी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या सजा का टाइप बदल सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये इतनी बड़ी पावर भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो ये सब सरकार यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। अब बात करते हैं वीटो पावर की। जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक, एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल को सीधे सीधे मना कर देना। दूसरा, सस्पेंसिव वीटो, यानी बिल को वापस पार्लियामेंट के पास सोचने विचारने के लिए भेज देना। और तीसरा, जो सबसे यूनिक है, पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बिल को बस अपनी जेब में रख लें और उस पर कोई एक्शन ही ना ले, क्योंकि संविधान ने कोई टाइम लिमिट दी ही नहीं है। इस पॉकेट वीटो का एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1984 का इंडियन पोस्टल बिल। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस बिल पर कभी कोई फैसला ही नहीं लिया और नतीजा, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। ये दिखाता है कि कैसे कागज पर लिखी एक पावर असल दुनिया में कितनी असरदार साबित हो सकती है। पर कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां प्रेसिडेंट को अपने विवेक, अपनी समझ से काम लेना पड़ता है। सोचिए, चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, या कोई सरकार लोकसभा में बहुमत खो दे तो क्या सदन को भंग कर देना चाहिए। यही वो मोमेंट्स हैं जब प्रेसिडेंट का रोल सिर्फ फॉर्मल नहीं रहता बल्कि बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो इतनी सारी शक्तियों के साथ साथ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, मतलब कुछ सीमाएं भी हैं। और इसमें सबसे बड़ा चेक है महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, देश के सबसे ऊंचे पद को रोज की पॉलिटिक्स से दूर रखना, ताकि प्रेसिडेंट बिना किसी डर के संविधान के गार्डियन की तरह काम कर सके। तो घूम फिर कर हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ गए कि प्रेसिडेंट की असली पोजीशन क्या है। क्या वो सिर्फ एक नाम के हेड हैं या उससे कुछ ज्यादा?
एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है कि थियोरी में प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर है, लेकिन प्रैक्टिस में ज्यादातर पावर्स का इस्तेमाल प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करती है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इस रिश्ते को 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने और पक्का कर दिया। 42nd अमेंडमेंट ने यह कह दिया कि पीएम की सलाह प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। हाँ, 44th अमेंडमेंट ने थोड़ी सी राहत दी कि प्रेसिडेंट सलाह को एक बार वापस सोचने के लिए भेज सकते हैं, पर अगर वो सलाह दोबारा आ गई तो फिर उसे मानना कंपलसरी है। मतलब सीधी सी बात है, आखिर में चलेगी तो सरकार की ही। तो फिर सवाल यह है कि असली पावर है कहाँ? असल में उनकी शक्ति डे टू डे के कामों में नहीं है। उनकी असली शक्ति है संविधान के रक्षक होने में। वो सरकार की जल्दबाजी पर एक ब्रेक की तरह काम करते हैं, और जब पॉलिटिक्स में कोई कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो वो एक बहुत जरूरी डिसीजन मेकर बन जाते हैं। एक तरह से वो सरकार की संवैधानिक अंतरात्मा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के गार्डियन हैं या सरकार के एडवाइजर? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक ऐसा रोल है जो लिखी हुई पावर से कहीं ज्यादा समझदारी और पद की गरिमा पर टिका है।